अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। बिल आखिर बड़ी खबर आ गई। जनरल कमर जावेद बाजवा आज पाकिस्तान के सिपा सालार मुकर्रर हो गए। बड़े ऐसन तरीके से ये सारा अमल मुकम्मल हुआ और जनरल राहिल शरीफ एक बावकार अंदाज में अब रुखसत हो रहे हैं। एक ऐसे वक्त में ये ट्रांजिशन हुई है जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अपने आखिरी मराहिल में है, लेकिन भारत के साथ कशीदगी बरकरार है और अमेरिका में भी एक ट्रांजिशन हुई है। हम आज की इस ट्रांजिशन के हवाले के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। मेहमानों का तारफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं नामवर तजिया निगार रऊफ हसन साहब और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर खारजा और पीटीआई के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब। हम और भी मेहमानों से बात करेंगे। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आप सफ़र कर रहे हैं, आप सिंध में मसरूफ़ हैं, टाइम निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस बार तो बहुत ऐसन तरीके से हो गया, पिछली बार कुछ थोड़े बहुत मसाइल थे, आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि एक अच्छी रिवायत कायम की जनरल राहिल ने। उन्होंने बहुत पहले ये फैसला सुना दिया कि वो मुकर्ररा वक्त पर रिटायर हो जाएंगे और किसी एक्सटेंशन की ख्वाहिश उनके दिल में या नहीं है। तो उससे एक बात तय हो गई कि जब वक्त मुकर्ररा होगा उस पे नई तैनातियां होंगी। फिर नई तैनातियों के लिए 4 नाम सामने आए। उन 4 नामों में से 2 नाम जनरल जुबैर और जनरल बाजवा के थे। सीनियरिटी के लिहाज से, प्रोफेशनल एबिलिटी के लिहाज से ये उम्दा नाम है और इनका इंतखाब किया गया। मैं दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं समझता हूं कि उनको बहुत बड़ी इज्जत भी मिली है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। जिम्मेदारी इसलिए कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान को बेपनाह चैलेंजेस का सामना है, अंदरूनी चैलेंजेस का और बैरूनी चैलेंजेस का। जो हिंदुस्तान का रवैया है, जो जारहाना बयानात आ रहे हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग हो रही है, वो कौम के सामने है। अफगानिस्तान की सूरत हाल जिस तेजी से बदल रही है वो किसी से पोशीदा नहीं है। अफगानिस्तान की सरजमीन को बलूचिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए जो कुव्वत इस्तेमाल कर रही हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। सी पैक का नाजरीन, लगता है राब्ता मुनक़ता हो गया हमारा शाह महमूद कुरैशी साहब से। रऊफ हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगा। हम कोशिश करते हैं उनसे भी राब्ता हो जाए, लेकिन जिस बुनियादी नुक्ते की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि भारत के साथ भी कशीदगी है और उनके जहाराना बयान है, पाकिस्तान के अंदर एक खुश असलूबी से स्मूथली ये ट्रांजिशन हो गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, खुश असलूबी से ट्रांजिशन होना एक अच्छी बात है और मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसकी जड़ें मजबूत होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो लीडरान हैं वो बार बार जमहूरियत को जो खतरा दरपेश हो जाता है उसकी बात सॉरी मादरत इंटरप्ट करूंगा, शाह साहब से राब्ता बहाल हो गया चूंकि वो सिंध में है, फिर कहीं टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो जाए। आप बात कर रहे थे, लेकिन दहशत गर्दी के हवाले से मैं जरूरी आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं। जनरल राहिल शरीफ ने एक फैसला कौन किरदार अदा किया और पाकिस्तान को दहशत गर्दी से पाक करने के लिए उन्होंने IBOs शुरू किए, कॉम्बिंग शुरू की, फिर ज़रबे अदब एक मिसाल आप है। पॉलिसियों का तसलसल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आप क्या देखते हैं? मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट ऑपरेशन शुरू किया गया था, वो अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन है, उसको पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कराची का ऑपरेशन उतना ही अहम है। इंटरनल सिक्योरिटी को अगर आपने दुरुस्त करना है, वो हमने शुरू किया और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। फिरका वारियत, दहशतगर्दी ने पूरी कौम को लपेट में ले रखा था और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना एक इंस्टीट्यूशनल फैसला था और जनरल राहिल ने उसकी सरबराही की, उसको लीड किया और एक मिसाली तौर पर लीड किया। मैं उम्मीद करता हूं कि जनरल बाजवा उसको मुकम्मल करेंगे। जो लाखों लोग अपने घरों से बाहर आए हुए हैं वो वापस फाटा में मुंतकिल होंगे बाइज्जत तरीके से। जो 20 लाख अफगान महाजरीन पाकिस्तान में हैं वो खैरियत से अपने घरों को लौटेंगे और इस वक्त जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, नेशनल एक्शन प्लान पर जो वफाकी हुकूमत पूरी तरह अमल दरामद नहीं कर सकी, उसको ओवरसी करेंगे कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके और हिंदुस्तान को एक मौसर जवाब दे सकेंगे जो हमें वफाकी हुकूमत से दिखाई नहीं दे रहा। एक माजरत खाना रवैया जो अपनाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि वो हुकूमत को
अंदिया देंगे, हुकूमत को कन्विंस करेंगे कि वो अपना रवैये पे नजरसानी करें और एक मौसर जवाब दें हिंदुस्तान को। बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं मादरत चाहूँगा, आपको इंटरप्ट किया था, बट चूँकि वो ट्रैवल कर रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ एक रस्म सी बन गई है कि जी जब भी कोई एक चैलेंज आता है तो वो कहते हैं कि जी जमहूरियत को ख़तरा दरपेश हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुई है बड़ी खुश उसलूबी से, और अब ये मिलिट्री ट्रांजिशन भी खुश उसलूबी से हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि अब चाहिए कि हमारे जो लीडरान है वो जमहूरियत को ख़तरे की जो बात है उसको बलाए ताक रख के अब गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की चल पड़ा वक्त पे ट्रांजिशन का। हम और भी मेहमानों को ट्राई कर रहे हैं, तो ये है कि जी उसकी जो अपनी गवर्नेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको इम्प्रूव करने की अशद ज़रूरत है। एक दो बातें और भी मैं करना चाहूँगा। मैं आपके आता हूँ। अभी हुकूमत के एक सीनियर रुकन सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम रिटायर्ड साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बिलाखिर फैसला हो गया, अब क्या तवक्कुआत हैं आपकी? देखिए पराचा साहब, ये एक रूटीन की चेंज हुई है और बड़ी अच्छी बात है कि ये ट्रांजिशन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। इससे पहले जनरल वहीद काकड़ 3 साल मुकम्मल किए थे। मैं उस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी था बेनज़ीर भुट्टो साहब का, तो वो जहांगीर करामत साहब आ गए थे और अभी ये चेंज हुई है। और रहील शरीफ साहब की टर्म एक आउटस्टैंडिंग टर्म थी, एक नया चैप्टर रकम हुआ, बहुत बड़े चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस का जुर्रत के साथ मुकाबला हुआ और बहुत कुछ हुआ। और अभी उनके जाने के बाद नए चीफ आ गए हैं और इनकी प्लेट में बहुत कुछ है करने के लिए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी कंसोलिडेट होनी है। ज़रबे अज़ब अभी मुकम्मल तो हुआ है, लेकिन वो लोग भाग के बॉर्डर के परली तरफ हैं, बहुत से लोग पकड़े नहीं गए, बहुत से मारे नहीं गए फजलुल्लाह जैसे, तो अभी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो बॉर्डर मैनेजमेंट की बात है, इधर लाइन ऑफ कंट्रोल को भी हार्ड किया हुआ है और उनकी भी पर्पज ये है कि वेस्टर्न बॉर्डर से इनकी अटेंशन हटाई जाए ताकि वहां से वो जनरल साहब, चूंकि आपका ताल्लुक हुक्मरान जमात से है, यहाँ रऊफ हसन साहब तशरीफ रखते हैं, उन्होंने बड़ा फाइन नुक्ता उठाया है कि अब एक तसलसल चल पड़ा, ट्रांजिशन वक्त पे हो रही है, एक्सटेंशन नहीं हो रही। आर्मी चीफ बावकार तरीके से चले गए, जनरल राहिल शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा आ गए। वो कहते हैं कि अब हुकूमतों को डिलीवर करना चाहिए। बार बार सिविल हुकूमत कहती है कि जमहूरियत को खतरा है, जमहूरियत को गैर जमहूरी कुव्वतों से खतरा हो सकता है। ये नुक्ता तो अच्छा है उनका। नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली रऊफ तो बहुत कोना मश्क एनालिस्ट हैं और ठीक बात कह रहे हैं कि ये अफवाज पाकिस्तान का तो एक अपना रोल है, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की होती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की है। और अफवाज पाकिस्तान का जो अदारा है वो एक उनका पोटेंट आर्गन है, जिसकी वजह से, और चूंकि हम बहुत सारी ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस थे, जो इंटरनल प्रॉक्सी वार थी ये भी एक्सटर्नली सपोर्टेड और फंडेड थी, और जो बाहर से खतरात हैं जो इंडिया का वेपन इकट्ठे कर रहे हैं वो अपनी जगह हैं। लेकिन ये मिल के पूरी हुकूमत जब हम कहते हैं तो उसमें अफवाज भी शामिल हैं, पार्लियामेंट समेत पूरी सारी जमातों के तावन के साथ, जैसे नेशनल एक्शन प्लान पे एक्शन होने हैं और बहुत सी चीजें जो इकोनॉमिक रिवाइवल की सी पैक के ऊपर आपने पूरे तावन के साथ उनको प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का देना है। आपकी जो कोस्ट लाइन है 1100 किलोमीटर लंबी, उसके ऊपर नेवी का एक अपना बीफ अप करने की जरूरत है, लेकिन सिक्योरिटी की इश्यूज हैं वहां भी। फिर इन एडिशन टू दैट मरदमशुमारी पे बहुत जोर है, उसके अंदर भी अफवाज पाकिस्तान की मदद की जरूरत है हुकूमत को। तो मेरे ख्याल में ये मिल के खुदा के करम से आगे चलना होगा। और ऑफ कोर्स जमहूरियत को, अल्लाह का करम है, जमहूरियत बड़े जोर शोर से पार्लियामेंट, अदलिया, आपका मीडिया, सिविल सोसाइटी, ये सारे ऑर्गन। जनरल साहब, आपका यही मतलब है कि सारे इदारे अपनी अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं और पाक फौज की तरफ से आज ये एक नए आर्मी चीफ आ गए, सिपा सालार आ गए जो एक प्रोफेशनल सोल्जियर हैं, और 10 कोर के हवाले से जब वो कोर कमांडर थे उन्होंने एस्टेब्लिश भी किया कि वो एक प्रोफेशनल सोल्जियर हैं। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, जनरल कयूम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दहशत गर्दी खसूसन इंतहा पसंदी ख़त्म करने के मामले पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से क्या तवक्कुआत होंगी, ज़रा उस एंगल को आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लाम आबाद स्टूडियो से लाइव, और हम आज फौजी क़यादत में तब्दीली के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। रऊफ हसन साहब, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मनतकी अंजाम तक पहुँचाना होगा, कराची ऑपरेशन को भी मनतकी अंजाम तक पहुँचाना होगा। बात तो ठीक है, वैलिड है उनकी। अगर जनरल राहील शरीफ चले गए तो इंस्टीट्यूशनल फैसले होते हैं, आपकी क्या तवक्कुआत है? देखिए, बात उनकी बिल्कुल ठीक है, और मेरा ख्याल है कि तमाम लोग इस बात को बार बार रीइटरेट करते हैं। जनरल राहील शरीफ की जहां हम कामयाबियां गिनवा रहे हैं, वहां हमें ये नाकामी भी गिनवानी चाहिए कि वो बारहा ये कहने के बावजूद टेरर फाइनेंसिंग का जो इशू है उसको वो टैकल नहीं कर सके, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो थी उसकी सपोर्ट और उसकी कोऑपरेशन की अशद ज़रूरत थी। और अनफॉर्चुनेटली फेडरल लेवल के ऊपर हो या कराची में हो, जनरल राहील शरीफ की तो नाकामी ना हुई ना, फिर तो किसी और टेरर के अहदाफ की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें उनका एक बहुत कलियदी रोल था, इसलिए वो टेरर के अहदाफ जो थे उसको वो उस तरीके से अचीव नहीं कर सके। एक तो मिलिट्री साइड होती है ना, जो उसकी मिलिट्री ऑपरेशन की साइड होती है, उसमें तो उन्होंने किया ज़रबे अज़ब भी जो अपने तौर पे था, जो उनका अपने इदारे का था, वो मैक्सिमम किया। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, उसमें 2-3 एस्पेक्ट्स आते हैं। एक तो ये मसलन कराची के ऑपरेशन में जब टेरर फाइनेंसिंग में लिंकेजेस मिली पॉलिटिकल लीडरशिप्स की और ब्यूरोक्रेसी की, तो उस वक्त जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो सपोर्टिव रोल से वो नॉन सपोर्टिव रोल के ऊपर आ गई। इसी तरह से पंजाब में अगर आप देख लीजिए, शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, इजाजत दें एक सेकंड के लिए। पंजाब में भी जहां जो सदर्न पंजाब में जो इनके गढ़ हैं वहां तक पहुंचने में मैं यही क्वेश्चन शेख रशीद अहमद साहब से करूंगा। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे आपका रद्द-ए-अमल चाहिए। आज बाकायदा तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तैनात हो गए। पिंडी में आप रहते हैं, वो 10 कोर के कोर कमांडर भी रहे हैं। उनकी तैनाती के हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखें, जो 4-5 नाम गए थे उन्हीं में से अपॉइंट हुए हैं, और कोर कमांडर जो बेसिकली एक बात ध्यान में रखें, वो तकरीबन एक ही जैसे होते हैं। और कमर बाजवा साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और कश्मीर बहुत बड़ा बॉर्डर है, गिलगित बल्तिस्तान, और मेरा ख्याल है सबसे बड़ी कोर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 कोर को उन्होंने हेड किया हुआ है। और ऐसे आलम में जब कश्मीर पे ये इंडियन फौज जो है वो गोलाबारी कर रही है, और हमारे किसी सिविलियन क़यादत को इतनी तौफीक नहीं हुई, डिफेंस मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, कि वो बॉर्डर पे जाएं, और वो फौजी जो शहीद हो रहे हैं, जो दुश्मन को कत्ल वाला कर रहे हैं, और जो सिविलियन जो नुकसान उठा रहे हैं, उनसे इज़हार हमदर्दी और यकजहती करें। और मैं ये समझता हूँ कि 5 जामों में से हुआ है, और आईनी और कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनली यही एक हल था। ज़ाहिर है 4 में से 2 लोग जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं। इशफाक नदीम साहब बहुत आउटस्टैंडिंग, वो भी जर्नल थे, और रमदे साहब भी हैं, और मैं 4 में से 2 लोग हुए हैं। तो ऐसा ही होना था, ज़ाहिर है 4 के 4 तो नहीं हो सकते थे। तो एक बेहतर फैसला है, और मुल्क के लिए बेहतर हो, कौम के लिए बेहतर हो। शेख साहब, इंतहा पसंदी के खिलाफ, शिद्दत पसंदी के खिलाफ, दहशत गर्दी के खिलाफ जनरल राहील शरीफ साहब ने एक ऑपरेशन शुरू किया, फिर IBO शुरू किए, फिर कॉम्बिंग ऑपरेशन हुई। आप भी कहते रहे बार बार, इधर रऊफ हसन साहब तशरीफ रखते हैं, वो भी कह रहे हैं कि पंजाब में वो जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? देखें, दहशत गर्दी अब हमारे नसीब में आ गई है, और इतना बड़ा जो ऑपरेशन हुआ है, जो अनडिक्लेयर वॉर हुई है पिछले 12 साल से, पाकिस्तान की फौज में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी कोई किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, या किसी ऐसे ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया। इस वक्त तो पाकिस्तान की फौज बहुत बड़ी फाइटर फोर्स है, और पंजाब में बाज़ लोगों को दाखिल ही नहीं होने दिया गया। कोशिश तो की, लेकिन उससे फिर बहुत बड़े फटे पड़ते, बहुत बड़ी बात दूर निकल जाती। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मेरे ख्याल में इससे यही बेहतर है जो फैसले हुए हैं। और ज़ाहिर है हुक्मरान अपनी सोच को भी शामिल हाल रखते हैं, और मौजूदा हुक्मरानों का ये वतीरा रहा है कि ये और किसी मसले का नोटिस लेते हैं नहीं लेते हैं, फौज का ये ज़रूर नोटिस लिए रखते हैं। और जो समरी गई थी वो 5 लोगों की गई थी, उन्हीं 5 लोगों में से उन्होंने चुनाव किया, और दुआ करें ये पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए, दिफा के लिए
اور کرپشن کے خلاف. دہشت گردی اور کرپشن سسٹر کمپنیز ہیں. شیخ صاحب آپ نے خود ہی اشارہ کر دیا, کراچی آپریشن بھی لانچ کیا گیا اور کراچی میں رینجر آپریشن سے بہت امن آیا ہے. کرپشن کے حوالے سے بھی وہاں سے رپورٹس آتی نہیں تھی. ٹیرر فائنینسنگ یعنی کرپشن کا پیسہ دہشت گردی کے لیے سرمایہ کاری میں یوز ہوتا رہا تھا. اب نئی فوجی قیادت, جنرل زبیر حیات چیئرمین بن گئے, جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی سٹاف بن گئے, یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ اداروں کا مسئلہ, یہ فیصلے جو ہیں فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں ہوئے ہیں, یہی پالیسی چلے گی. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ گیا. اور انڈین بارڈر پہ اسی لیے زیادہ کشمیر بارڈر پہ اور پاکستان بارڈر پہ جو سیز فائر کی یا سرحدوں کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ پاکستان فوج کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ وزیرستان میں اور کراچی میں اور کوئٹہ میں حالت جنگ میں ہے, اور اس کا فائدہ ہندوستان اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کو اگلے آنے والے وقت کافی امتحان کے وقت ہیں. ساری دنیا میں جو ایک ماحول بن چکا ہے, ایک نئی فورس دنیا میں متعارف ہوئی ہے خودکش کی. اس کی نہ کوئی آرمڈ کور کی ٹریننگ ہے, نہ کوئی ٹینک ریجمنٹ کی ٹریننگ ہے. یہ ایک ایسا ہتھیار ایجاد ہوا ہے جو کہ بہت ہی مہلک ہے, اور اس کے اثرات اس کی اکانومی پہ, اس کی پالیٹکس پہ, اس کے سارے معاملات پہ ہوتے ہیں. سو پاک فوج کی بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں, اور یہ ذمہ داریاں انشاءاللہ احسن طریقے سے نبھائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. شیخ رشید احمد صاحب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ, ناظرین ہم سے بات چیت کر رہے تھے, وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے قوم کی پوری آواز ہے کہ جو اقدامات شروع کیے گئے, جو انیشیٹیوز لیے گئے, ان کو آگے بڑھایا جائے. بٹ یہ بھی بات جنرل قیوم صاحب فرما رہے تھے کہ قومی ادارے ہیں, یہ ایک کلیکٹیو سینس میں کام کرتے ہیں, کوئی ایک ادارہ دوسرے سے ہٹ کے کام نہیں کر سکتا, اور یہی ایک بوکے بنتا ہے پورے ملک کا, پورے اداروں کا, پوری حکومت کا. تھیوریٹیکلی جو بات کر رہے تھے جنرل صاحب وہ بالکل ٹھیک کر رہے تھے, لیکن جب پریکٹیکل اس کی مینیفیسٹیشن آتی ہے نا تو وہاں پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. جیسا کہ میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا جب میں نے کہا تھا کہ دیکھیے ملٹری جو اہداف تھے وہ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک اچیو کر لیے گئے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل جو سپورٹو رول تھا وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا, خاص کر ٹیرر فائنینسنگ میں جو بار بار ہم کرتے ہیں. اور دوسرا جو ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے جو انہوں نے جو ٹیرر کے خلاف جو ہم لوگوں نے جو پروجیکٹ بنایا تھا جس میں کہ 20 پوائنٹس تھے, اس میں سے بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ابھی تک پولیٹیکل گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. یہ فوج نے نہیں کرنا. جب تک انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب تک یہ دو ادارے اپنے ڈومین کے اندر رہ کے اپنے کام مکمل حدود میں رہ کے کام نہیں کریں گے پوری طرح, جو فوج نے کرنا ہے وہ فوج کرے گی, اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ نے کرنا ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کرے گی, اس وقت تک یہ جو ٹیرر کے خلاف ہماری لڑائی ہے وہ اپنے منطقی انجام تک نیشنل ایکشن پلان کی بار بار بات ہوتی ہے. اب تو جنرل ناصر جنجوعہ صاحب کی سربراہی میں ایک عمل درآمد کمیٹی بنی ہے اور بڑے اجلاس ہوئے ہیں. اب تو ہمیں توقع کرنا چاہیے کہ باقاعدہ طور پر اس کو ایک ٹیک اوور کر لیا گیا ہے بایا جنرل جس نے بلوچستان میں ڈیلیور کیا ہے. دیکھیے توقع تو انسان ہر وقت کرتا ہے, کبھی انسان ڈسپونڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 2.5 سال کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں تو میں فیل کرتا ہوں کہ 20 جو ہیں اس کے نکات میں سے تقریباً 17 نکات ایسے ہیں جن کے اوپر ابھی عمل درآمد ہونا باقی ہے, اور وہ سارے نکات جو ہیں وہ کرٹیکل اس لیے ہیں کہ وہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, جس میں کہ ٹیرر کی جو جڑیں ہیں ان کو اکھاڑنا ہے آپ نے. جب تک وہ نہیں اکھاڑیں گے آپ اس وقت تک کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید جو ملک کو چیلنجز درپیش ہیں, اور آج فوجی قیادت میں تبدیلی کا اعلان کر دیا گیا, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا گیا, ان کے لیے یہ چیلنجز کیا حیثیت رکھتے ہیں, ملک کیسے ان چیلنجز کا فیس کرے گا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو, اور ہم بات چیت کر رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تقرری کے حوالے سے. رؤف حسن صاحب, ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی ٹینڈنسیز موجود ہیں. میں بڑا ڈائریکٹ سیدھا سوال کر رہا ہوں. جنرل صاحب آج چیف آف آرمی سٹاف بن گئے, ان کے بارے میں بھی پروپیگنڈا ہوتا رہا. ایک سینیٹر جو مسلم لیگ نواز کے اتحادی اور انہی کے سپورٹ سے بنتے ہیں, وہ جرمز تو پھر موجود ہیں.
जेम्स तो मौजूद है। देखिए अब किसी को इस बेसिस के ऊपर क्रिटिसाइज करना कि जी उसका कोई रिश्तेदार जो है वो किसी एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, मैं तो वैसे भी रिलीजन की बेसिस के ऊपर किसी किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन जो मैं और बार-बार ये वादे भी किया गया, तो ये आई थिंक एक इंतहाई गलत किस्म की स्टेटमेंट थी और मेरा ख्याल है कि हुकूमत वक्त को उसका नोटिस लेना चाहिए था और साजिद मीर साहब को चाहिए कि वो अपने स्टेटमेंट जो है उसको विड्रॉ करें, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स बनते हैं वो अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी ट्रांसपेरेंसी की बेसिस के ऊपर करते हैं। ये क्वालिटीज होनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि तमाम कम्युनिटी, तमाम रिलीजियस कम्युनिटीज के लोगों ने इस मुल्क को सर्व किया हुआ है। क्रिश्चियंस ने सर्व किया हुआ है, अहमदियों ने सर्व किया हुआ है, नॉन मुस्लिम्स ने सिख, अभी सिख्स जो है वो पाकिस्तान की फौज में आ चुके हुए हैं, वो रिक्रूट हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करना तो वही इंतहा पसंदाना सोच का है। सेनेटर जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जावेद पराज साहब, बहुत शुक्रिया। आज नए आर्मी चीफ का तकर्रर हो गया, प्रोफेशनल आदमी हैं वो, 10 कोर के भी कोर कमांडर रहे और ख़ास तौर पर जब 2014 का धरना था उन्होंने एक पेशा वाराना फौजी का किरदार अदा किया। आप सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से क्या तवक्कुआत रखते हैं? देखिए शौकत पराज साहब, ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है और ये बहुत पीसफुली हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। 2013 की जो सिविल गवर्नमेंट से एक सिविल गवर्नमेंट से दूसरे सिविल गवर्नमेंट को ट्रांजैक्शन हुई थी वो भी एक अच्छी बात थी और ये एक अच्छी रवायत कायम हो रही है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि आइंदा के लिए जमहूरियत को कोई खतरा नहीं होगा और ये मुल्क डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ेगा। जो मौजूदा आर्मी चीफ है, जाहिर है कि जो उसका पहले पेशरोव था राहिल शरीफ, एक बात मुझे है कि उसके वक्त में बहुत सारे अफवाहें चलती रही। एक तो यही है कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी बहुत कम रही है, उसकी वजह से अभी आर्मी चीफ का तब्दीली की बातें हो रही थी, फिर कभी हो रहा था कि स्टेशन मिलेगा, मीडिया उस पर तजिए करते रहे, लेकिन आज वो मसला हल हो गया, मरहला बड़े ऐसा तरीके से तय हो गया वो। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है और वो सिर्फ आर्मी के लिए नहीं है बल्कि सिविल गवर्नमेंट्स के लिए भी है। इस वक्त दुनिया में अगर आप अमेरिका के इलेक्शन को देखे, फिर उसके तनाजुर से फिर हिंदुस्तान को देखे, फिर आप अपने खिते के अंदर देखे, ज़रब अज़ब तो हुआ, लेकिन जो नेशनल एक्शन प्लान था जब इंतहा पसंदी की तरफ तो न हमारे आर्मी नहीं थी और सिविल गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल ऐसे इग्नोर ही कर दिया सब चीजें कि चाहे फेडरल गवर्नमेंट है चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। और जब तक आपने वो इंतहा पसंदी को टारगेट नहीं किया हो, उसको अचीव नहीं किया हो, तो आप एक चीज जहन में याद रखें कि ये मुल्क तब तरक्की और खुशहाली की तरफ और माशी में हम आगे बढ़ेंगे कि जब हम यहाँ पे अमन लेके आए। अभी हमारे यहाँ अमन नहीं है, हम बॉर्डर्स पे तो जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, लेकिन बॉर्डर के अलावा हमारे खारिजी पॉलिसी इस वक्त हमें बहुत नाजुर, बहुत सोच समझ से बनानी पड़ेगी और हमें देखना होगा। बड़ी अच्छी बात की सेनेटर जाहिद खान साहब आपने कि हमें बुनियादी तौर पर इस मुल्क में अमन लाना है। ANP के मरकजी रहनुमा हमारे साथ बात कर रहे थे। नाजरीन, अभी हमें ज्वाइन किया है MKM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने वक्त निकाला। आज की इस अनाउंसमेंट पे जो फौजी क़यादत की तब्दीली की है, जनरल बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा साहब, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं, आप क्या कहते हैं अपनी पार्टी की हैसियत, पार्टी की तरफ से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक मामूल की तब्दीली है ना जो कि इदारों में आती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह जनरल राहिल शरीफ साहब ने अपने किरदार से और अपने अमल से फौज पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा किया है, जिस तरह पाकिस्तान को दरपेश जो सबसे बड़ा चैलेंज था दहशतगर्दी का, उसके खिलाफ एक जंग का आगाज किया और उसको बड़ी हद तक अपने अंजाम तक पहुंचाया। हमें उम्मीद है और यकीन है कि आने वाली क़यादत जो है फौज की, वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली जंग को अपने अंजाम तक पहुंचाएगी। जेट ब्लैक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने का अज़्म किया था फौज पाकिस्तान ने, वो उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान को एक दिहाई से अपने यरगमाल बनाया हुआ था अपने दहशतगर्दी के जरिए, जो मजहब के नाम पर, जिन्होंने फ़िरक़े के नाम पर पाकिस्तान में लोगों को किया, ज़िबा किया, उनके खिलाफ बहुत मुश्किल से और बड़ी
बड़े देर से पाकिस्तान में ये मुमकिन हो सका कि उनके खिलाफ खालिद मकबूल कोई फैसला सिद्दीकी कुछ कार्रवाई की जाए। डॉक्टर साहब, कुछ सेन वॉइसेज ये भी कह रही हैं कि जनरल राहिल शरीफ साहब ने जो कराची में ऑपरेशन शुरू किया था उसको भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। आप क्या कहते हैं कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात के डिप्टी कन्वीनर होने के नाते? देखिए, ये जो कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ आप सबके इल्म में है, इसका मुतालबा बुनियादी तौर पे हमने ही किया था और इस ऑपरेशन में हमें बहुत सारी शिकायत भी रही, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे और बहुत सारे हमारे मुतालबे भी रहे। इसके बावजूद भी कभी भी हमने इस ऑपरेशन को ख़त्म करने की बात नहीं की। आज भी हम कहते हैं कि इसको सियासत से पाक कर इसको जानिबदारी से पाक कर इसको अंजाम तक पहुँचाया जाए। यहाँ पर भी इस कराची के चारों तरफ वाना और वजीरिस्तान जैसी बस्तियां आबाद हैं जहाँ पे दहशत गर्दों की पनाह गाहें हैं, उनके खात्मे को यकीनी बनाया जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गैंग वॉर के जरिए पूरे शहर को यरगमाल बनाया था। वो के आज ऑपरेशन से पहले की जो सूरत हाल थी आज उससे कहीं दर्जा कराची की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ऑपरेशन के खात्मे के बाद ये सूरत हाल उसी तरह बरकरार रही और ये बरकरार उस सूरत में रही जा सकती है कि इसको बिल्कुल गैर जानिबदार और इसको सियासी ख्वाहिशात से पाक रख के किया जाए। हम अब भी कहते हैं कि जो भी क्रिमिनल हैं किसी भी सियासी जमात में उनके खिलाफ आज भी ये ऑपरेशन जारी रहना चाहिए, लेकिन आज भी ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, यहाँ भारत की इन्वॉल्वमेंट रही पाकिस्तान में, रॉ की फंडिंग के बड़े चर्चे हुए कि रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को स्पॉन्सर करती है। ये टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जनरल राहिल शरीफ साहब ने एक पॉलिसी चलाई थी। क्या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से आपकी तवक्कुआत हैं कि एक दिन जो आप कह रहे हैं कराची में दहशतगर्द बैठे हुए, चाहे वहां से असला निकले, वहां से पैसा निकले, वहां से फंडिंग निकले, कमर जावेद बाजवा साहब इस काम को आगे किस तरह बढ़ाएंगे? देखिए, ये पाक फौज का जो इदारा है ये पूरा इदारा है। मेरा नहीं ख्याल कि शख्सियात की तब्दीली से पॉलिसी में कोई तब्दीली आती होगी और ये हमारे नज़दीक तो एक मामूल की तब्दीली है। इसको बहुत ज्यादा जेर बहस लाने से भी इदारों पर दबाव बढ़ जाता है। और देखिए, आप जो दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तालीम याफ्ता ममालिक हैं, जो रियल सेंस में जमहूरी ममालिक हैं, वहाँ तो पता भी नहीं चलता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हमारे यहाँ माजी से जुड़ा हुआ है क्योंकि खदशे अंदेशे। जी हाँ, माजी का बैगेज बढ़ा ना हमारे ऊपर, हम तो माजी को उठा के फिर रहे हैं अपने साथ। जी हाँ, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि और बड़ा यकीन और दुआ भी है कि नई क़यादत भी उसी तरह प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की जमहूरियत को भी मजबूत करेंगे और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से भी पाक करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, MKM के मरकजी रहनुमा। आप अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। सारे जिनसे भी हमने बात की आपके सामने सब दुआएं भी दे रहे हैं और मुस्बत तवक्कुआत लेके बैठे हैं। इस रीजन के हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा का, चूंकि यूके हाई कमीशन जो पाकिस्तान का लंदन में है उसमें भी उनका एक्सपोयर है। जनरल राहिल शरीफ आपके सामने, वो अफगानिस्तान भी जाते थे, वो सऊदीया भी जाते थे, वो ईरान भी गए, वो रूस भी जाते रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का किरदार आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले अगर इजाज़त दें तो ये टेरर फाइनेंसिंग की जो बात हो रही है ना, उसमें देखिए उस फौज का वो काम नहीं है। टेरर फाइनेंसिंग में जो फौज जो इनिशिएटिव ले रही थी, जो करना चाह रही थी, उसको पॉलिटिकल हुकूमतों ने सैबोटाज किया था। वो उसमें मेरा ख्याल है कि खालिद साहब ने भी यही कहा है और भी लोगों ने ये कहा है, उसमें सपोर्टिव रोल प्ले करने की बजाय एक नेगेटिव रोल प्ले किया गया था और उसको ब्लॉक किया गया था। इसलिए वो चीज़, वो अहदाफ हासिल नहीं हो सके। मैं ये असर्ट करना चाहूँगा कि जब तक आप टेरर फाइनेंसिंग फिर भी राख की फंडिंग रोकी गई, कुलभूषण यादव को पकड़ा गया, पाकिस्तान को, कराची को स्पेशली बड़ी हद तक सिक्योर किया गया। उससे बहुत ज़्यादा अहमियत मसला जो है वो ये है, जब तक आपकी ये जो एक बेसिक जो उसकी सस्टेनेंस प्रोवाइड करती है जो उसको टेरर को, जब तक उसको आप ख़त्म नहीं करेंगे मुल्क के अंदर से, उस वक्त तक हालात आगे नहीं बढ़ सकते। अब आपका जो सवाल है उस तरफ देखिए, जनरल राहील ने आर्मी चीफ COAS के ओहदे को एक नई जो डायमेंशन जो है वो उसमें उन्होंने एक उसको दी। मैंने इससे ज़्यादा एक्टिव चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं देखा।
وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ٹریول کرتے تھے اور انہوں نے ایکچولی ایک لیڈر کا رول ادا کیا. شمال کی پہاڑیوں پہ جا رہے ہیں, ایل او سی پہ جا رہے ہیں, ساتھ شہداء ہوئے ہمارے فوجی تو وہاں پر ان کی جنازوں میں شرکت کی جا کے, جہاں بھی کوئی پرابلم. اس کے علاوہ اگر کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے تو ہاسپٹلز کو وزٹ کر رہے ہیں, فورن کنٹریز کے وزٹ کے اوپر. تو کسی بھی آنے والے جنرل کے لیے اب یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بینچ مارک ہوگا, اور ان کے لیے اس بینچ مارک سے نیچے جانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا. ہاں اس کو وہ فردر اگر امپروو کر سکتے ہیں تو وہ کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ جنرل قمر باجوہ بھی اس کو فردر امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ونس اگین آئی وڈ لائک ٹو فنش بائی اسٹیٹنگ کہ جو پولیٹیکل حکومت کا جو رول ہے, جو پولیٹیکل حکومتوں کا جو کردار ہے کسی ایک حکومت کا نہیں, آئی تھنک وہ کلیدی کردار ہے. اور ان کو چاہیے کہ دوبارہ سے سوچیں, نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں دوبارہ سے سوچیں, کراچی کے آپریشن کے بارے میں دوبارہ سے سوچیں, سدرن پنجاب کے آپریشن کے بارے میں دوبارہ سے سوچیں, اور فوج جو کر رہی ہے اس کے ساتھ مل کے اپنا رول ادا کریں, اور جوائنٹلی دونوں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مل کے. دس از ویری امپورٹنٹ. اور الحمدللہ شروعات اچھی ہیں. جو ہم نے باڈی لینگویج آج میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان اور جنرل قمر جاوید باجوہ COS پاکستان کی دیکھی, بڑا اچھا خوشگوار وہ لمحات تھے دونوں کے درمیان. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تمام مختلف سیاسی رہنماؤں سے جن سے بھی ہم نے بات کی انہوں نے نیک توقعات کا اظہار کیا, اور جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں ان کے لیے نئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے دعا بھی کی. ہم بھی اس دعا میں شریک ہیں کہ خدا کرے پاکستان دہشت گردی سے پاک ہو, پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہوں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.